एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नोनो के मॉम और डैड दिखाए जाते हैं जो उसके बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे थे, जहां पर नोनो के डैड कहते हैं मैं उसको आज अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा और मैंने वसीयत भी बना रखी है और वह भी उसके नाम कर दूंगा। जिस पर नोनो की मॉम कहती है कम से कम मुझे तो तुम आधी प्रॉपर्टी तो दोगे ही। जिस पर उसका डैड बोलता है क्या तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स नहीं हैं? चलो इस मूवमेंट को जल्दी से मोबाइल में कैप्चर करना। फिर हम नोनो को देखते हैं जो स्कूल से घर वापस आती है, जहां पर उसके डैड उसका वेलकम करते हैं, लेकिन नोनो उनसे गुस्सा होती है और वह जाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है आप आज मेरे 10वें बर्थडे पर आए हो। इससे पहले आप कहाँ पर थे? और जब मैं बीमार थी आप उस वक्त भी मुझे देखने नहीं आए थे। क्या आपको मेरे बर्थडे की डेट भी मालूम है? जिस पर वह बोलते हैं डैड काफ़ी टाइम से बहुत बिजी चल रहे हैं और मैं तुम्हारा बर्थडे भी भूल गया, मुझे माफ़ कर दो। और उसकी मॉम को वीडियो रिकॉर्ड करने से मना करते हैं। जिस पर नोनो कहती है जब मैं प्राइम स्कूल में थी आप तो तब भी मेरे पास नहीं थे। जिस पर उसके डैड बोलते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं तुम्हारे साथ मौजूद रहूं, मैंने भी अपने डैड की कभी शक्ल नहीं देखी, वह भी हमेशा पैसों के पीछे भागते थे। जिस पर उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे डैड स्पेशल हैं और इनको तुम्हारा जन्मदिन याद था। और वह केक नोनो के पास लाती है जिससे वह गुस्सा हो जाती है और केक को फेंक देती है और बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरी असल मॉम हो? जिस पर उसकी मॉम बोलती है तुम ज़्यादा समझदार बनो और तुमको अपने डैड को समझना चाहिए। जिस पर वह चिल्लाकर बोलती है तुम मुझे क्या समझते हो और मुझे क्या समझने की ज़रूरत है? मेरे क्लासमेट हमेशा मुझे आपके बारे में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मुझे बताओ कौन हो तुम और जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिस पर उसके डैड गुस्से से बोलते हैं ये जो तुम इतने अच्छे घर में रह रही हो और अच्छा खाना खा रही हो, अच्छे कपड़े पहन रही हो, ये सब मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूँ और स्कूल फीस तुम्हारी ट्यूशन फीस ये सब मेरी वजह से पॉसिबल होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास बैठी है और बोलती है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। जिस पर वह मना कर देती है क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसों की ज़रूरत है? जब मैं छोटी थी मेरी माँ तभी चली गई थी और तुमने कभी मेरी बचपन से परवाह नहीं की। जिस पर उसके डैड बोलते हैं तो फिर ठीक है ये पैसे मत लो, अगर तुम में एबिलिटी है तो बाहर जाओ और पैसे कमाओ और अपनी लाइफ जैसे तुम्हें जीनी है वैसे जियो और तब तुम्हें पता चलेगा पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। फिर यह सब सुनकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं रुकती और चली जाती है। यो बोलती है आप गुस्सा मत करिए, इस उम्र में बच्चों का ऐसा करना नॉर्मल है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं क्या मैं उसे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा हूँ? और वह कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। जिस पर उसके डैड बोलते हैं सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। अगले सीन में दोनों की मॉम उसके दादा को वाइन लाकर देती है, उसके दादा वाइन पीते हैं, उसकी मॉम उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। प्रॉपर्टी को लेकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिस पर उसके डैड शॉक हो जाते हैं और वह बोलती हैं मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करूंगी और तुम्हारे परिवार को तोड़ दूंगी और तुम्हारी लड़की को यहाँ से कहीं दूर भगा दूंगी। थोड़ी देर बाद उसके डैड को चक्कर आने लग जाते हैं और वह कहते हैं बिन तुमने इसमें क्या मिलाया? फिर बिन उसका गला पकड़ लेती है और वह नीचे गिर जाते हैं। तभी हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो वह एक लड़के को मिलकर बुली कर रहे होते हैं जो उसी बिल्डिंग के नीचे होते हैं। तभी नोनो के डैड उनके ऊपर ही गिर जाते हैं और वह लड़के ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम नोनो को देखते हैं जो सर्कस में काम कर रही होती है। तभी उसको एक कॉल आता है और वह भागकर हॉस्पिटल आती है जहाँ पर उसके डैड एडमिट होते हैं, लेकिन वह सबसे पहले ली के पास जाती है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त को होश आ जाता है और वह उठते ही बहुत तेज नोनो का नाम चिल्लाता है। जिस पर नोनो कहती है तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? जिसे सुनकर उसके डैड भी उठ जाते हैं और फिर से वे दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं। फिर से नोनो डरकर कहती है तुम अब क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर ली कहता है ये आदमी कौन है? नोनो कहती है ये मेरे डैड हैं। जिस पर ली कहता है तो फिर मैं कौन हूँ? और अपने फ़ोन में अपना चेहरा देखने लग जाता है, जिसे देखकर वह फिर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ उसके डैड कहते हैं नहीं मैं ली हूँ। जिस पर नोनो कहती है तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो और मैं आपको सुना भी नहीं चाहती। जिस पर ली अपने दिमाग पर पूरा जोर डालते हुए सोचता है और नोनू के फादर की तरफ देखते हुए बोलता है इसका मतलब मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, पर असल में तुम हो और मैं हूँ। और वह मन में सोचता है मतलब मैं यानी जैन ली बन गया हूँ और ली जैन बन गया है, मतलब मैं नोनू का दोस्त हूँ जो असल में उसका डैड हूँ और जो दादा है वह असल में दोस्त है। और वह जोर से अपने सर पर मारते हुए चिल्लाता है क्योंकि उसका पूरा दिमाग हिल चुका था। जिस पर नोनो कहती है ली क्या तुम ठीक हो? और ऐसे ऑडियंस हमको पता चलता है कि इन दोनों की सोल स्विच हो चुकी है। तभी ली नोनो के डैड पर चिल्लाता है
तू बच्चे क्या, कल तू मेरी बेटी को नाइट क्लब में लेकर गया था जिस पर उसके डैड मना करते हैं। ली फिर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है, जिस पर उसके दादा बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन ली कहता है, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। लेकिन वह अचानक रुक जाता है और सोचने लगता है, ये तो मेरी ही बॉडी है और मैं अपनी बॉडी को नहीं मार सकता। अगर मैं इसको मारूंगा चोट मेरी बॉडी को ही लगेगी, तो मैं इसकी बॉडी पर अटैक करता हूँ और अपने आप को मारने लग जाता है। जिस पर जोजो आकर उसे रोकते हैं, ली तुम अपने आप को क्यों मार रहे हो। जिस पर ली कहता है, मैं खुद को नहीं, मैं इसको मार रहा हूँ। जिस पर नोनो ली को कहती है, मैं जानती हूँ मेरे डैड मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन तुम शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरा गुस्सा निकालना चाहते हो, ये तुम्हारे फ्यूचर फादर इन लॉ है। जिस पर ली को गुस्सा आता है और कहता है, मैं तुम्हारे पति को ही मार डालूंगा। और वह फिर से नोनो के डैड को मारने चल पड़ता है। तभी अचानक बिन चिल्लाते हुए आती है, मेरे पति आपको क्या हो गया, अगर आपको कुछ हो गया मैं तो मर ही जाऊंगी। और आकर उसके पास बैठ जाती है, जिसे देखकर जैन चौंक जाता है, जो असल में ली होता है। और वह सोचता है, ये औरत कौन है। तभी बिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है। जिस पर जैन ली की तरफ देखता है, जो असल में जैन होता है, और वह उसे गुस्से से मना करता है। जिस पर जैन शर्माकर बोलता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिससे बिन बिन एक बार और पूछती है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। जिस पर जैन फिर से कहता है, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर बिन खुश होकर बोलती है, यह अच्छी बात है मेरे पति, तो फिर आप आराम से आराम करो और कंपनी का सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं यहीं पर हूँ। जिस पर जोजो बोलता है, जस्ट फेक। और फिर बिन वहां से चली जाती है। वह जब रूम के बाहर आती है तो उसके पास उसकी असिस्टेंट आई है और कहती है, मैं क्या सच में सर को कुछ भी याद नहीं है। जिस पर वह कहती है, कुछ भी याद नहीं है। जिस पर असिस्टेंट रहती है, मैं जो जो आपने बोला था मैंने वह सब कुछ कर दिया, मैंने यूनिवर्सिटी से बात की है। अब दोनों कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी, यूनिवर्सिटी उसको कभी पास ही नहीं करेगी। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैन मतलब ली नोनो से पूछता है, ये औरत कौन थी। जिस पर नोनो कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं, ये तुम्हारी सेकंड वाइफ थी। जिस पर जैन ओके ओके बोल देता है। तभी नोनो को उसकी यूनिवर्सिटी से कॉल आता है और वह ली को बोलती है, मेरी यूनिवर्सिटी से कॉल आया है और वह मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। जिस पर ली यानी उसके डैड बोलते हैं, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो। जिस पर नोनो बोलकर जाती है, तुम मेरे डैड की तरह बात कर रहे हो। अब वे दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और ली जैन से कहता है, तुम कब से मेरी बेटी को जानते हो। जिस पर वह बोलता है, हम सिर्फ क्लासमेट हैं और हम साथ में लाइब्रेरी जाते हैं और स्टडी करते हैं। जिस पर वह और गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर तकिया फेंक कर मारता है। सर, जैन कहता है, अंकल आप समझने की कोशिश करिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जिस पर ली कहता है, मैंने तो कभी इतने पैसे नैनो पर खर्च नहीं किया। जिस पर जैन कहता है, क्योंकि नोनो कहती थी तुम्हारा पैसा गंदा है और तुम गलत तरीके से उस पैसे को कमाते हो। जिस पर वह और गुस्सा हो जाता है और उसको बकने लग जाता है। तभी यहाँ पर जैन का वफादार साथी होता है और आकर ली पर चिपट जाता है, वह मेरे भाई, मैं तो सोचा तुम मर गए, तुम एकदम ठीक हो, मुझे लगा मैं तुम्हें अब जिंदगी में कभी देखा नहीं पाऊंगा। तभी जैन कहता है, तुम्हारा मन में नहीं बल्कि उसे तरफ है। और वह जब उसे तरफ देखा है तो उसे तरफ ली बैठा हुआ होता है और वह कहता है, हाँ जैन में ही हूँ। और वह उसे सोल स्विच होने के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे वह घबरा जाता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या सच में इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं। फिर ली बिन के बारे में भी उसे बता देता है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और बोलता है, सर आप आर्डर दीजिए, मैं उसको अभी मार देता हूँ। जिस पर ली कहता है, नहीं नहीं, उसे अभी करने का कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है। जिससे उसका मैनेजर कहता है, ओके सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन आप भूलिएगा मत, मैं बहुत अलग हूँ। अब सीन यहाँ से यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर नोनो अपने टीचर से आकर मिलती है और कहती है, सर आपने मुझे कॉल किया था, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। टीचर उसको बोलते हैं, जो तुमको प्रोजेक्ट मिला था वह तुमने टाइम पर कंप्लीट नहीं किया है। जिस पर फन ग्रुप कंपनी ने तुमको फंड देने से मना कर दिया है। जिस पर जो बोलता है, सर ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं।
इसके बिना मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। जिस पर उसका टीचर गुस्से से चिल्लाता है, तुम ऑफिस से बाहर निकलती हो या मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूं। फिर नोनो गुस्से से वहां से निकल जाती है। तभी नोनू कॉरिडोर से जा रही होती है। तभी दो लड़के उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे वहां से उठा लेते हैं। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जहाँ उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है। फिर नैनो को वहां पर लाया जाता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है। तभी वह लड़का उससे बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर जोजो गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें 100 बार मना किया है, क्या तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती। जिस पर वह लड़का कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुमको तुम्हारा प्रोजेक्ट के लिए करीब 30 मिलियन की फंडिंग की ज़रूरत है। अगर तुम मेरा प्रपोज एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगा। जिस पर वहां पर खड़े कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बेवकूफ़ लड़की, हाँ बोल दो। पर तभी वहां पर ली की एंट्री होती है, जिसे देखकर नोनो कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए। ये सब तुम्हें देखते ही पीटना शुरू कर देते हैं। जिस पर ली कहता है, मैंने तुम्हें पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां खड़ा लड़का ली को कहता है, अरे मोटी भैंस तो फिर से पीटने आ गया, क्या तू कल की मार भूल गया जब हम सब ने मिलकर तेरा सर फोड़ा था। चल कोई बात नहीं, मैं यह सब भूल जाऊंगा। घुटनों पर बैठ और मुझसे माफी मांग। तभी ली वहां जमीन पर थूकता है और कहता है, चल साले, तू इसे मेरे लिए साफ कर। और इसके बाद घुटनों पर बैठकर नोनो से माफ़ी मांग और बोल, दीदी मुझे माफ़ कर दो और इसके बदले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी वह सब मिलकर ली पर हमला कर देते हैं, लेकिन ली उन सबको वहीं रगड़ देता है। और यह सब देखकर मन खड़े बच्चे सोते हैं। क्या हम जैकी चैन को देख रहे हैं। उनमें से एक लड़की रहती है, नहीं, यह सच में वह मोटा ही है और कहती है, यह एकदम सुमो जैसा लग रहा है। तभी वह लड़का कहता है, मुझे जाने दे वरना मैं तुझे नपुंसक बना दूंगा। जिस पर ली कहता है, हाँ कुत्ते, मैं सुन लिया, इंतजार कर, पहले मैं तुझे नपुंसक बनाता हूँ। तभी वहां पर टीचर आ जाता है और उनको लड़ने से रोक देता है और कहता है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट को मारना चाह रहे थे। तुम्हारे हाथ में चाकू है, तुम मेरे क्लास स्टूडेंट को मारना चाहते थे। जिस पर ली कहता है, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है और सबसे पहले इसने लड़ना शुरू किया और यह चाकू भी इसका है। और वह अपने हाथ पर लगे निशान को टीचर को दिखाता है। फिर नोनू भी कहती है, पहले इस लड़के ने हमारे साथ लड़ाई शुरू की है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इन सब से पूछ सकते हैं। जिस पर टीचर उन सब से पूछता है तो वह सब पीछे हट जाते हैं। जिस पर टीचर कहता है, तुम्हें पता भी है यह लड़का किस कंपनी ग्रुप का है, क्या तुम ग्रेजुएट नहीं होना चाहते। जिस पर ली कहता है, अब मैं भी देख रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी के टीचर अब टीचर नहीं रहे, यह अमीर बच्चों के दलाल बन गए हैं। जिस पर टीचर गुस्से से ली को कहता है, लगता है तुम्हारा भी पर बाहर निकल आए तो मैं भी ग्रेजुएट नहीं होना शायद। जिस पर जोजो कहती है, ली ये तुम क्या कर रहे हो, चलो टीचर से माफ़ी मांगो। जिस पर ली कहता है, इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझसे माफ़ी मंगवा सके। पर तभी नाना कहती है, क्या तुम्हें डिप्लोमा नहीं लेना। पर तभी वह लड़का कहता है, तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिलेगा और तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाओगी। वैसे भी तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ही है, तुम जिंदगी भर ऐसे ही धक्के खाओगे। तभी टीचर भी कहते हैं, तुम कुछ भी कर लो पर इस यूनिवर्सिटी से तुम कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। पर जो कहती है, मुझे इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है। टीचर कहते हैं, ग्रेजुएट होने के लिए तुम्हें 30 मिलियंस की ज़रूरत होगी। तुम 30 मिलियंस कहाँ से लगे। और सभी लोग दोनों पर हंसने लगते हैं। नो ली से कहती है, जल्दी से माफ़ी मांगो। पर ली कहता है, बस करो, तुम्हें 30 मिलियन की ज़रूरत है ना, मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा मेरे लिए, ये पैसे कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो बेचारी माँ मन में सोचती है, ये इंसान को बार बार कौन सा दौरा पड़ता है कि ये मेरा बाप बन जाता है। जिस पर वह लड़का हंसते हुए कहता है, तुम्हारी औकात RS-30 की भी नहीं है और तुम 300 मिलियन दोगे। वह कहता है, मैं 300 मिलियन दूंगा नहीं, बल्कि फन ग्रुप से फंडिंग दिलवाऊंगा। इसके बाद ली अपनी पॉकेट से फुल स्टाइल में फ़ोन निकलता है और किसी को कॉल लगाते हुए कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से 300 मिलियन लेखक यूनिवर्सिटी में पहुंचे और ये फंडिंग मुझे फ़न ग्रुप से चाहिए। इसके बाद हम फ़न ग्रुप के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जहां पर मैनेजर उनको बताता है कि हमारे पास एक आर्डर आया है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है और वहां पर 300 मिलियंस देने हैं, वह भी फंडिंग के तौर पर। जिस पर वह कहते हैं, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। और मैनेजर को जाने को बोलते हैं। पर तभी मैनेजर अंदर भागते हुए आता है और कहता है, मिस्टर मो आए हैं। ये सुनकर तो प्रेसिडेंट एकदम शॉक हो जाता है और वह जल्दी से बाहर भागकर आता है। और मिस्टर मो और कोई नहीं बल्कि जिन का मैनेजर ही है। मिस्टर मो को देखकर प्रेसिडेंट कहता है, सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर मिस्टर मूंग कहते हैं, बेवकूफ़ इंसान, 4 मिनट गुजर गए हैं, सिर्फ 6 मिनट तुम्हारे पास बचे हैं।
मिस्टर जैन ने तुम्हें यूनिवर्सिटी बुलाया है। क्या तुमको ये बात नहीं पता? उनका आर्डर है कि तुम यूनिवर्सिटी में 300 मिलियन की फंडिंग करोगे। ये सुनकर वह शॉक हो जाता है और कहता है, पर मुझे तो किसी ली का कॉल आया था क्या? मिस्टर ली मिस्टर जिन के लिए काम करते हैं, जिस पर मिस्टर मुंह कहते हैं। अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट ही बचे हैं। जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ और मिस दोनों को 300 मिलियन की फंडिंग करो, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। दूसरी तरफ हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहां पर सभी लोग एक बार फिर से इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे और वह लड़का ली से कहता है, तुम जैसे बात दिमाग इंसान को यही आता है। वैसे तुम्हारा टाइम पूरा होने वाला है। कहाँ है तुम्हारे लोग जो पैसा लेकर आने वाले थे? तुम तो यहाँ पर फन ग्रुप के अध्यक्ष को बुलाने वाले थे ना, तभी ना। ना, ली से कहती है, ली मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर प्लीज़ इन लोगों से माफ़ी मांग लो। जिस पर ली कहता है, बिल्कुल नहीं, इन लोगों की औकात नहीं है कि मैं इसे माफ़ी मांग लूँ। वैसे भी बस टाइम पूरा होने वाला है। फन ग्रुप का अध्यक्ष यहाँ पर आता ही होगा और फिर मैं इन सबको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस पर सभी लोग उसे पर हंसने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर फ्रेंड ग्रुप के प्रेसिडेंट ए जाते हैं। उनको देखते ही टीचर सबसे पहले उनके पास भागते हुए जाता है और कहता है, सर यूनिवर्सिटी में आपका वेलकम है वैसे मैं। पर तभी प्रेसिडेंट का आदमी उनको साइड में धक्का दे देता है, जिसके बाद वह लड़का प्रेसिडेंट के पास जाता है और कहता है, सर मेरा नाम चिन्ह है और मैं बाएं ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जल्दी मैं बाएं ग्रुप, जिस पर चिन्ह दोनों को बीच बोलता है। यह सुनकर तो ली को गुस्सा आता है और ली उसकी एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे चीन का एक दांत टूट जाता है। टीचर जब चिल्लाता है तो ली उसकी भी एक तमाचा मारता है और उसका भी मुंह पीछे की तरफ घूम जाता है। ले ने एक का दांत तोड़ दिया था और दूसरे का जबड़ा घुमा दिया था, जिससे ये दोनों लोग ही सदमे में आ जाते हैं। अब चिन्ह जल्दी से प्रेसिडेंट के पास भागकर जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर प्रेसिडेंट अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है और वह लोग उन दोनों को वहां से खींच कर ले जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट एक फाइल नोनो को देते हुए कहता है, मिस नोनो, मैं ये आपको डिलीवर करने आया हूँ। वह इस फाइल को खोलकर देखी है और शॉक हो जाती है। उसे करीब 300 मिलियन की फंडिंग मिली थी। वह कहती है, ये सब क्या है? प्रेसिडेंट कहते हैं, ये आपके लिए है। साथ ही आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगी, आप फन ग्रुप में जब करेंगे, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। आप ऐसा वॉइस प्रेसिडेंट वहाँ पर वर्क करेगी। मैं आपको अभी से हायर करता हूँ। ये सुनकर तो पीछे खड़े सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और वह कहते हैं, ये सब कैसे हुआ? जिस पर एक लड़की कहते हैं, इस हाथी ने किसी को कॉल किया था। जिस पर दूसरा लड़का चौंकते हुए कहता है, क्या यह सब इस हाथी की वजह से हुआ है? और हमें पता चलता है ली को सभी स्कूल में प्यार से हाथी बुलाते हैं और वह बच्चे बात करते हैं। आगे प्रेसिडेंट ने इस लड़की को अभी से वाइस प्रेसिडेंट की जॉब कैसे दे दी। साथ ही वह इस बारे में भी बातें कर रहे थे कि अचानक से ये डरपोक इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया कि ये चिन्ह के साथ झगड़ा कर रहा है और उसको मार भी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये ली चीन से ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता हो और इसने हम सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की हो। इसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ से जाने लगते हैं, पर ली उनको रोक कर कहता है, अभी आपने पूरी तरह से यहाँ का गार्बेज साफ नहीं किया। ये सुनकर तो सभी चौंक जाते हैं। नोनो ली से कहती है, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो ना ये कौन है? पीछे खड़े हुए बच्चे कहते हैं, बेवकूफ़ इंसान, वह फन ग्रुप के प्रेसिडेंट है। जिस पर एक लड़का कहता है, मैं तो पहले ही बोलता हूँ, यह हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। इसका नाम ही मुसीबत होना चाहिए था। प्रेसिडेंट ली से कहता है, तुम होते कौन हो मुझे काम बताने वाले? जिस पर ली सामने से कहता है, मेरा नाम ली है। यह सुनकर प्रेसिडेंट को याद आता है कि मिस्टर मो कहा था कि जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हें एक मोटा लड़का मिलेगा जिसका नाम ली है, और जैसा वह कहीं वैसा ही करना होगा। समझ लो कि वह हमारे बॉस हैं। इसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट ली से कहते हैं, अरे सर आप बताइए ना आगे क्या करना है? जिस पर ली कहता है, एक अवार्ड सेरेमनी है, उसकी जो लिस्ट है उसे कैंसिल कर दो। वह कहते हैं, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चिन्ह और टीचर को पीटते हुए। इसके बाद चीन प्रेसिडेंट से कहता है, आप और मेरे डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने बहुत गलत जगह पंगा लिया है। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है, सबसे पहले तो अपना यह मुंह नीचे करके मुझसे बात कर, तेरी औकात नहीं है। तू मेरे सामने खड़ा भी हो और तुम मेरे से जवान लड़ेगा। जिस पर चीन कहता है, तुम भूल गए मेरे बाप ने तुम पर कितने एहसान किए हैं। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है, चुप कर बेवकूफ़, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। मैं तुझे और तेरे बाप को एक चुटकी में बर्बाद कर सकता हूँ। और वह अपने लोगों से कहता है। इसके बाद टीचर की बारी आती है। प्रेसिडेंट टीचर से कहता है, तुझ जैसा टीचर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। तो बच्चों के ऊपर अत्याचार करता है, रिश्वत खाता है और खुद को टीचर बोलता है।
तू तो अमीर लोगों का गुलाम है, तुझे जरा भी शर्म है। बेशर्म आदमी, तू एक निकम्मा आदमी है। और उसको भी प्रेसिडेंट बाहर फेंकवा देता है। लेकिन टीचर जाता जाता चिल्ला चिल्ला कर ली से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करवा सकते। जिस पर लीड जोर से बोलता है, चल बीरे कुत्ते, और बॉडीगार्ड उसको बाहर ले जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट लू से कहता है, सर क्या ये सब ठीक है? अगर आप वह चाहते हैं तो क्या मैं आपके लिए कुछ और करूं? जिस पर पीछे खड़े हुए बच्चे कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो लगा था कि नोनो रिच है, पर ये मोटा ही रिच निकल। अब ये मोटा वह पहले जैसा मोटा नहीं रहा, ये तो कुछ अलग ही मोटा है। नोनो प्रेसिडेंट से कहती है, ये फंडिंग बहुत ही ज़्यादा है। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है, नहीं नहीं, इसको आप रखिए। वह इनकार करती है, जिस पर ली कहता है, नहीं नहीं, तुम इस फंडिंग को रखो, आधा खाएंगे, आधा काम में लगाएंगे और आधा उड़ा देंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट ली से कहता है, प्लीज़ आप मिस्टर जैन को मेरी तरफ से हेलो बोलिएगा, और वह वहाँ से चला जाता है। अब ली मन में सोचता है, मुझे लगा नहीं था ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा, पर ये तो मैं एकदम मक्खन की तरह कर दिया। और वह दोनों के बचपन के कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करते हुए सोचता है, पहले हमारे बीच बनती नहीं थी, पर आखिरकार मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ कर पा रहा हूँ। नोनो ली को ध्यान से देख रही थी और वह मन में सोचती है, दिन पर दिन ली को क्या होते जा रहा है। यह अजीब हरकतें कर रहा है और इसके कुछ बात करने का स्टाइल मेरे डैड जैसे होते जा रहा है। साथ ही इसके कुछ एक्शन भी मेरे डैड जैसे हैं। ली अपने फेस को टच करके खड़ा था। वह जोर से कहती है, इस तरह से खड़े होना बंद करो। मेरे डैड भी इसी तरह से खड़े होते हैं। तुम बिल्कुल मेरे दादा की तरह ही हरकतें कर रहे हो। पर परली तो खुद को ऐसे फील कर रहा था जैसे वह अपनी जवानी में हुआ करता था। यानी दोनों के डैड अपनी जवानी में कैसे हुआ करते थे, और वह बिल्कुल उसी गेटअप में खुद को फील करने लगते हैं। तभी उन्होंने रहती है, बस करो, आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ हूँ और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे मेरे डैड करते हैं। तुम किसी से भी तमीज़ से बात नहीं कर रहे और गलत तरीके से सारे काम कर रहे हो। साथ ही तुम्हारी मूव्स भी बिल्कुल मेरे डैड जैसी है। और अचानक से तुम्हें मार्शल आर्ट भी आ गया। जिस पर ली कहता है, आखिर तुम अपने दादा से इतना ज़्यादा चढ़ती क्यों हो? जिस पर वह कहती है, क्योंकि मेरे डैड सारे इलीगल काम करते हैं। जिस पर वह कहता है, ऐसे मत बोलो, वह तुम्हारे डैड है, तुम्हें पता भी है वह कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। यह सुनकर तो नोनो चिढ़ जाती है और वह कहती है, अपनी बकवास बंद करो और अब मुझसे बात मत करना। वह गुस्से में जाने लगती है, पर पीछे से ली उसको रोक कर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें सब कुछ मैं दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जिस पर वह कहती है, बकवास बंद करो, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर एक बात बताओ, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं, खुद तो तुमने लाइफ में कुछ किया नहीं है, ना तुम्हारे पास जॉब है, तो तुम मुझको कहाँ से सपोर्ट करोगे? और तुम मेरे डैड जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वही बनकर रहो ना, मेरे डैड मत बनो। और वह उसको चेक करने के लिए अपने साथ जिम में लेकर जाती है। इसके बाद हम ली को जैन के साथ देखते हैं और वह जैन पर गुस्से में चिल्ला रहा था कि पता नहीं क्या देखकर मेरी बेटी ने तुम जैसे को पसंद किया। तुम्हारी वजह से मुझे जिम जाना पड़ रहा है, यह वज़न घटाना पड़ रहा है, यह जो तुमने हाथी जैसा शरीर बनाया है, यह तुमने क्या खाकर बनाया है? तुम्हारी वजह से मुझे इस उम्र में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। इसी वजह से मैं अब तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता, मतलब तुम्हारे शरीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और मैं एक मोटे भेसे से भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। जैन एकदम चुपचाप बैठकर यह सारी बातें सुन रहा था, जिस पर लिखो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह कहता है, बेवकूफ़, कम से कम अपनी ज़बान से कुछ तो बोल। जिस पर जिन सिर्फ दो शब्द कहता है, थैंक यू अंकल। ये सुनकर टोली को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, बेवकूफ़, तूने ये शरीर तो बर्बाद किया ही, अब तू मेरे शरीर के पीछे पड़ चुका है। तू दिन रात कैंडी खाता है और मेरे शरीर का मोटापा बढ़ा रहा है। मेरी सिर्फ सोल चेंज हुई है। मेरे शरीर में वही बुढ़ापा है जिस उम्र में इंसान को अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, उसे उम्र में तू मेरे शरीर में कैंडी और चॉकलेट ठूंस रहा है। जिस पर सिर्फ जैन यस और नो कर रहा था। जिस पर लीक लाकर कहता है, बेवकूफ़ यस, और जो के अलावा भी तो कुछ बोल। जिस पर वह फिर से दो शब्द बोलते हैं, सॉरी अंकल। यह सुनकर तो लिखून और ज़्यादा खुबल जाता है, पर तभी उसके पास नोनो की कॉल आ जाती है और उसका मूड एकदम ही चेंज हो जाता है और वह हंसते हुए उसके साथ बात करता है। उन्होंने उसको दोबारा से जिम में बुलाती है। इसके बाद हम इनका एक बार फिर से जिम में देखते हैं, जहाँ पर नोनो बेचारे लिखो जिम में रगड़ देती है। जब लीसा एक्सरसाइज नहीं होती तो वह कहती है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो,
अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन डंबल के नीचे तुम्हें दबाव दूंगी। और इसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, और जो इतनी जालिम है कि उसने 2 दिन में ही ली का वजन एकदम घटाव दिया था और वह एकदम हैंडसम लड़का बनकर उभरता है। अब हमको बिन दिखाई जाती है, उसके पास उसकी मैनेजर खड़ी थी और वह उसकी सारी बातें बताती है कि किस तरह से फन ग्रुप ने नोनो को फंडिंग दी। यह सुनकर तो इस चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता है, और तभी यहाँ पर बाय ग्रुप का ओनर और उसका बेटा चिन्ह आता है, और वह आते ही बिन के पैरों में लेट जाता है और उनसे मदद मांगता है, क्योंकि फन ग्रुप ने बिल्कुल उनको बर्बाद कर दिया था। बिन उनकी मदद करने को तैयार थी, पर वह बदले में उनसे कहती है, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और यह दोनों बाप बेटा राजी हो जाते हैं और यह औरत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें हमारे हीरो लिखी एक धमाकेदार एंट्री दिखाई जाती है, वह भी एक अलग चेहरे के साथ, क्योंकि पहले तो वह मोटा था और अब एकदम पतला और हैंडसम दिख रहा था। और यह उसकी पहले एकदम शानदार एंट्री थी। स्कूल में उसको देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं। लड़कियां उसकी फोटोज क्लिक कर रही थीं और सब उसको न्यू एडमिशन समझ रही थीं। इसके बाद वह नोनो को बुलाता है तो लड़कियां जल्दी से दोनों को बुलाने के लिए जाती हैं। नोनो जब वहां पर आती है तो वह दोनों से कहता है, तो बताओ डैडी कैसे लग रहे हैं। जिस पर नोनो उसके सर पर एक जोर से मारती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद ली चारों तरफ देखा है और सभी बच्चों से चक्कर लगा के खड़े थे, तो वह सोचता है ये स्कूल आज भी चिड़ियाघर जैसा ही है, और वह खुद के लिए ऐसे फील कर रहा था जैसे वह 100 साल बाद स्कूल आया हो। अब हम यहाँ पर 2 बच्चों को बात करते हुए देखते हैं। लड़की रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया है, जिस पर लड़का चढ़ते हुए कहता है, पहले तो ये सिर्फ रिच और पावरफुल था, अब ये मोटा हैंडसम भी हो गया है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम इन दोनों बाप बेटा को देखते हैं जो बैठकर बिन को अपने घर की बहू बनाने की प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से वह बिन को अपने घर की बहू बनाएंगे और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे और फैन ग्रुप से भी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। इसके बाद बाप बेटे से पूछता है, तुमको बिन क्या काम दिया है। जिस पर वह कहता है, मैं उनका दिया काम बहुत ही अच्छे से करूँगा और पूरी तरह से नोनो को बर्बाद कर दूंगा। और अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम दोनों को जू में देखते हैं, जहाँ पर वह लियोन को खाना देती है और फिर लियोन के सामने भर भर के ली की तारीफ करती है कि जब से उसने अपना वजन घटाया है तो दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद वह लियोन को बाएं बोलकर जाने लगती है, पर तभी 2 आदमी वहां पर आते हैं और कहते हैं, तुम ही नोनो हो ना। वह हाँ बोलती है, तो वह उसको उठाकर बाहर ले आते हैं जहाँ पर एक आदमी खड़ा था। तो ये लड़की है वह, और वह कहता है जल्दी से इसको कार में डालो। इसके बाद वह लोग उसको कर में डालकर वहां से ले जाते हैं। वह लोग उसको लेकर जा रहे थे, तभी सामने से ली साइकिल पर आ रहा था और उसकी साइकिल उनकी कार से टकराने वाली थी। वह अपनी कार रोककर चिल्लाकर कहता है, अंधे लोगों कर लेकर खुद को बहुत ज़्यादा अमीर समझ रहे हो क्या। तुम्हारी वजह से मेरी साइकिल का एक्सीडेंट हो जाता और मेरे पैसे बर्बाद हो जाते, फिर मैं अपने पैसे तुम्हारा गला दबाकर तुमसे वसूल करता। और उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। अब वह जू के अंदर जाता है और नो को ढूंढने लगता है, पर ना तो वहाँ पर नहीं थी। वह उसको कॉल करता है, उसका फ़ोन रिंग होता है, पर वह तो करने पर उसके पास कर में थी, वह लोग उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम चीन को बीच पर देखते हैं, जहां पर वह अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसके दोस्त कहते हैं, फाइनली बाय फैमिली ने जो भी खाया था वह उसको वापस मिल गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सब तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हैं, वरना फन फैमिली ने तो बाय ग्रुप को बर्बाद करने का पूरा इरादा बना लिया था। अगर तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता तो फैन फैमिली तो तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर देती। ये सारी बातें सुनकर चीन मन ही मन चल रहा था और वह कहता है, बकवास करनी बंद करो, वैसे भी मेरे पीछे बीन का हाथ है और वह मुझे सपोर्ट कर रही है। जिस पर वह कहते हैं, बिन तो जैन फैमिली से बिलोंग करती है ना, और वह ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसे ग्रुप के सामने तो कोई भी कुछ नहीं। इसके बाद तो चीन के दोस्त उसकी भर भर के तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पीछे बिन का हाथ है तो तुम्हें उसे ली और नोनो को अपने सामने झुकना चाहिए। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वह लोग थे तुम्हारे पैरों में लौट कर तुमसे माफ़ी मांगे। तभी यहाँ पर उसके गुंडे आते हैं और वह नोनो को पकड़कर लाए थे। नोनो रहती है, अगर ली को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर वह उसके बाल खींचते हुए जोर से कहता है, पागल लड़की, फिर से बार बार उसका नाम मेरे सामने मत ले। वैसे भी तेरी वजह से मेरे हाथ में सिर्फ 3 ही उंगलियां बची हैं और आज मैं अपनी उंगली तुझे ऐसी वसूल करूंगा। इसके बाद वह ज़बरदस्ती उसको बियर पिला देता है और फिर उसके ऊपर बियर डालने लगता है, जिससे यह लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद रात हो जाती है। चीन उसके पास आता है
और फिर वह उसके साथ एक वीडियो बनाता है और उसे वीडियो को ली सेंड कर देता है। और ये बंदा अभी भी सर्कस में ही था और वह अभी तक सिर्फ लियोन से बात कर रहा था। तभी उसके पास वह वीडियो आता है, जिसके बाद हम उसको बाइक पर देखते हैं। हमें एक आदमी को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहा था और वह जैसे ही पीछे घूमता है उसकी बाइक गायब थी। हमारा हीरो उसे बाइक को लेकर फरार हो चुका था, पर वहां पर हमारे हीरो का क्रेडिट कार्ड गिरा हुआ रह जाता है, जिसको वह आदमी उठता है और देखता है ये तो काफी रिच कार्ड है। अब ली वहां पर पहुंच जाता है जहां पर सभी आदमी खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। वह सभी अपनी सटीक निकलते हैं। उन जिनको देखकर ली स्माइल करता है उनमें से एक आदमी स्टिक लेकर उसकी तरफ आता है। ली उससे स्टिक छीन लेता है। दो आदमी उसकी तरफ आते हैं। वह उन दोनों का सर एक दूसरे में मारता है और उनको साइड फेंक देता है। इसके बाद वह सभी लोग उसके सामने लाइन लगा लेते हैं और वह ली के साथ फाइट करते हैं। पर उनको क्या पता कि ली के अंदर तो जैन है। ली एक एक करके उनकी इतनी अच्छी वाली धुलाई करता है कि जब एक आखिरी इंसान बचता है, ली, जब उसकी तरफ देखा है तो वह बेचारा इतना डर चुका था कि वह खुद ही लेट जाता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे पता नहीं उसकी मौत आ गई हो। इसके बाद वह चीन के सामने पहुंच जाता है जहां पर अभी भी नोनो बेहोश पड़ी हुई थी। चीन के आदमी उसको पकड़ते हैं। चीन उठना है और बेसबॉल बैट से ली को मारता है, लेकिन ली वह बेसबॉल बैट उसे छीन लेता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद वह चीन को पिता है और चीन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ली उसे कहता है, चल भाग, अगर तू भाग तो मैं जान जाऊंगा, तू एक मर्द है, चल भाग, अभी तो तू भाग रहा था, क्या तेरे पैर को लकवा मार गया है। जिस प्राचीन ली से कहता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो जो तुम मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। जिस पर ली कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी चाहता हूँ, लाओ मुझे अपनी जिंदगी दो। तभी वहां पर चीन के डैड नोनो को बांध कर लाते हैं और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर ली को डराते हैं। फिर लिबी उनके लड़के को पकड़ लेता है और कहता है 3 स्विकीज बोलते ही दोनों को एक साथ छोड़ेंगे। जिस पर उसके डैड कहते हैं, ये सब क्या बकवास बोल रहे हो, पहले मेरे लड़के को मेरी तरफ भेजो। जिस पर ली चीन को उसकी तरफ फेंक देता है। फिर ली कहता है, चलो अब नो को मेरी तरफ भेजो। जिस पर चीन के पिता हंसकर कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय दूंगा, तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया। जिस पर ली कहता है, अगर नोनो को कुछ भी हुआ, चाहे तुम पाताल में जाओ चाहे कहीं भी, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी बाई परिवार को खत्म कर दूंगा और किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर फन ग्रुप का मैनेजर दिल की मदद करने आ जाता है और चीन के दादा के सामने अपनी गन उनके सामने कर देता है। जिस पर चीन का दादा हंसकर कहते हैं, ये खिलौने दिखाकर तुम क्या समझते हो, मैं डर जाऊंगा। जिस पर वह मैनेजर कहता है, और तुम भी सावधान रहना, मेरी बुलेट्स को कोई आंखें नहीं हैं और वह सीधे तुम्हारे शरीर के आर पार हो जाएंगे। जिस पर चीन के डैड कहते हैं, क्या तुम्हें पता है मेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे मिस्टर सेन है। जिसे सुनकर वह मैनेजर शॉक हो जाता है और अपनी गन को नीचे करने लग जाता है। जिस पर मैनेजर कहता है, मुझे पता है वह मिस्टर सेन बिन है और मैं इन सब से नहीं डरने वाला। और वह उसको धमकता है, जल्दी से नोनो को जाने दो। तभी वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट का हेड आ जाता है अपनी पुलिस फोर्स के साथ और आकर मैनेजर के सामने अपनी बंदूक दिखाते हुए कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, और सभी अपनी गन नीचे फेंक दो। जिस पर मैनेजर कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, सामने वह एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा है। जिस पर वह हेड उनकी नहीं सुनता और उनका कानून सीखने लग जाता है। जिस पर मैनेजर कहता है, तुम यह घटिया काम कब से करने लग गए हो, जो तुमने यह वर्दी पहन रखी है, क्या तुम इसके लिए वर्दी हो। जिस पर वह हेड कहता है, क्या तुम्हें पता है हमारे जूते, हमारे कपड़े और हमारे इक्विपमेंट और सब कुछ खाने पीने का सामान कहाँ से आता है। ये सब मिस बिन फैमिली की वजह से आता है। तुम चाहते हो हम उनके खिलाफ हो जाएं और इन सब से उनका कुत्ता बनने में हमें क्या हर्ज है। जिस पर ली कहता है, बिन फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए कर रही है, तुम इसी के लायक हो क्योंकि तुम कीड़े हो। जिसे सुनकर वह हेड भड़क जाता है, ली पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिस पर ली कहता है, मैं मिस्टर जैन को जानता हूं और मैं उनको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं। जिस पर वह पुलिस डिपार्टमेंट का हेड हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम सुन रहे हो, यह क्या कह रहा है। और वह सब हंसने लग जाते हैं। जिस पर ली जैन को कॉल करता है, मतलब ली को ही कॉल करता है। जिस पर वह उठकर कहता है, अंकल नमस्ते, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जिस पर ली गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अबे बेवकूफ़, मैं यहाँ व्हाइट बीच पर हूँ और जल्दी से आदमियों को भेज। और वह ये सुनकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही जैन मैनेजर के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो सबसे पहले नो रहती है, डेड।
क्या आप ही मिस्टर सेन सेन ग्रुप के अध्यक्ष हैं जो किडनैपिंग करवाते हैं और आप ही ने मेरा किडनैप करवाया है और आप ही सबसे रिचेस्ट मैन हैं और वह सारे जवाब हमें देते हैं। सभी लोगों को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने मिस्टर सेन को नहीं देखा था। इसके बाद उसके दादा उसको बचा लेते हैं और वह सभी लोग मिस्टर जैन के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और क्योंकि पहले जैन को चिनबूली किया करता था, इसलिए उसको लगता है अच्छा मौका है, आज इसको पीट डालता हूँ। वह एक हॉकी स्टिक उठाता है उसको करने के लिए, पर उससे पहले ही नाना उनको रोक लेती है। इसके बाद वह उन सभी को धमकी देते हैं कि सब यहाँ से दफा हो जाओ और आज के बाद मेरे सामने मत आना। यह कहकर वह चीन के बाप का हाथ तोड़ देता है। इसके बाद नोनो अपने फादर से कहती है, मुझे सच्चाई जाननी है। जिस पर जैन ली बातें बोलना शुरू करता है और वह कहता है, मैं बहुत ही रिच था और जब तुम पैदा हुई थी तो मेरे बहुत ही सारे दुश्मन थे और वह मुझे मारना चाहते थे। करीब 200 लोगों को मुझे मारना की सुपारी दी गई थी और वह लोग मुझे मारने आए थे और फिर मैं उनसे बचकर जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाई थी। इसी वजह से तुम्हारी मॉम भी मारी गई। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे छुपा कर रखा। इसीलिए आज तक मैं तुमसे दूर रहा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। और वह अपनी शर्ट निकालकर अपने शरीर पर गोलियों के निशान दिखाते हैं, जिससे उसकी यकीन हो जाता है कि उसके डैड सच बोल रहे हैं। और फाइनली ये दोनों नोनो को बता देते हैं कि उनकी सोल स्विच हो चुकी है। ये सुनकर वह शॉक होती है, पर वह उसको यकीन दिला देते हैं। अब हम अगली सीन में बिन को देखते हैं। उसके पास उसकी असिस्टेंट आई है और वह कहती है, मैडम आपने जो कहा था मैंने वह कर दिया, पर हमारा प्लान फेल हो गया। ये सुनकर वह दुखी होती है और वह कहती है, तो फिर मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम अगले सीन में जैन को देखते हैं। वहां पर कुछ खुफिया पुलिस आती है और कहती है, तुम्हें क्रिमिनल हो, हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं। और वह उनको अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद ली के पास मैनेजर की कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जैन को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस पर ली कहता है, कोई बात नहीं है, मैं उसको बचा लूंगा। इसके बाद लीड डाकिया के लीडर से मिलने जाता है। वह डाकिया के लीडर से जब मीटिंग करता है तो वह उनके पास के बारे में कुछ बातें करता है, जिस पर लीडर कहता है, तुम हो कौन, मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी है और तुम मेरे पास के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। वैसे भी तुम्हें देखने से लगता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल के हो गए, तो तुम 30 साल पुरानी बातें कैसे जानते हो। मुझे तुम्हारे बारे में सच्चाई जाननी है और तुम्हें मेरा असली नाम भी पता है। आखिर तुम हो कौन। जिस पर वह कहता है, मैं कोई भी हूँ। तुम पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 1 ट्रिलियन दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। मेरा एक आदमी है जिसे तुम्हें बाहर निकलवाना है। जिस पर लीडर कहता है, तुम मुझे 1 ट्रिलियन कहाँ से दोगे। वह कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे ले आऊँगा। लीडर कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ। जिस पर वह उसको एक टोकन दिखता है। टोकन देखकर लीडर शॉक हो जाता है और वह कहता है, तो तुम सूट टाइकून के सक्सेसर हो। जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और कहता है, टेंशन मत लो, टोकन यहाँ रखो और आदमी को ले जाओ। और फाइनली इसके बाद ली जाकर जेन से मिलता है। इसके बाद हम बिन को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी को बोर्ड की मीटिंग के लिए बोलती है। फिर हमें बोर्ड ऑफ मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर बिन कह दिया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे पति कुछ अफेयर्स में और कुछ गलत कामों में शामिल थे और उनका संबंध जापान तक के माफियों के साथ था। जिसे सुनकर जैन का मैनेजर गुस्से में कहता है, मेरे भाई के बारे में ये सब गलत बोलना बंद करो और ये सब इल्ज़ाम झूठे हैं। वह सकुरा कंट्री थी जो मेरे भाई को बहुत पहले ही मार डालना चाहती थी, जिस वजह से मेरे भाई को जापान के साथ कांटेक्ट करना पड़ा। जिस पर बिन चिल्लाकर कहती है, जब तुम्हें ब्यूरो के हेड उनके बारे में बताएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। जिसे सुनकर जैन का मैनेजर कहता है, वह तुम थी जो मेरे भाई को मारना चाहती थी और तुम इस ग्रुप को शुरू से ही हड़पना चाहती थी, पर तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी। जिस पर बिन कहते हैं, जो विनर होगा वह सब कुछ ले जाएगा। यहाँ बैठे सभी एम्प्लॉइज़ को मैं कहती हूँ, दोबारा से अध्यक्ष का चुनाव करें। तभी फन ग्रुप का अध्यक्ष बोलता है, सपने देखना छोड़ दो। अगर चलो इलेक्शन हो भी गए तो हम में से कौन तुम्हें अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहेगा। तुम जैसी घमंडी औरत जो अपने हस्बैंड को मारने की साजिश करती है और अपनी बेटी का किडनैप करवाती है। जिस पर बीन कहती है, अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं हर एक को कंपनी के 2% शेयर का हकदार बना दूंगी। जिस पर उनमें से एक एम्प्लॉय हार्ड हाथ उठा देता है, जिसे देखकर जैन का मैनेजर उसे पर भड़क जाता है।
तुम हमारी कंपनी को धोखा दे रहे हो। जिस पर वह एम्प्लॉय कहता है, मैंने इतने साल इस कंपनी को दिए हैं जिस पर मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैं मैडम के साथ जाना चाहता हूँ। फिर बिन वहाँ बैठी एक ओल्ड एम्प्लॉय को कहती है, क्या तुम मुझे वोट नहीं देना चाहती? जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हें वोट क्यों दूं? फिर वह अपना फ़ोन निकलती है और उसे एक क्लिप दिखती है जिसमें उसका पोता चिल्ला रहा होता है। बिन ने उसके पोते का किडनैप करवा दिया था, जिसे देखकर वह बुढ़िया डर जाती है। सर, जैन का मैनेजर बोलता है, मैडम आप घबराओ मत, मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूँ और उसका रेस्क्यू करवाता हूँ। जिसे सुनकर बिन रहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा एक कॉल करते ही वह तुरंत मार दिया जाएगा। जिससे घबराकर वह भी अपना वोट बिन को दे देती है और उसके बाद और भी एम्प्लॉय अपना हाथ उठा लेते हैं। जिसके बाद वह जैन के मैनेजर से पूछता है, अब तुम अपने बारे में बताओ। जिस पर वह साफ इनकार कर देता है। फिर वह उसे कुछ ट्रांजैक्शन दिखती है जो गैर कानूनी रूप से दूसरी कंट्री में करवाए गए थे, जिसे देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, ये सब नकली है और ये मेरे खिलाफ साजिश है। जिस पर बिन रहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, ये सब नकली नहीं है, सबूत तुम्हारी आंखों के सामने हैं। जिस पर एक एम्प्लॉय कहता है, ब्रदर आप मन क्यों नहीं जाते, आपके सामने सबूत तो रखे हुए हैं। जिस पर वह मैनेजर कहता है, जैन को आ जाने दो और फिर तुम्हें पता चलेगा ये सब असली है या नकली। जिस पर बिन कहती है, वह अब नहीं आने वाला। जिस पर मैनेजर कहता है, वह ज़रूर वापस आएंगे, वह हमारे हीरो हैं। और यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन भी उनके सामने झुकते हैं और उनसे कांपते हैं, और कौन उन्हें झुकाने की हिम्मत रखता है। तभी अचानक वहाँ पर जैन आ जाता है, जिसे देखकर सब सोचने लगते हैं, ये बाहर कैसे आ सकता है। और फिर कि जिसने बिन को वोट दिया था, वह सब उसे पूछने लग जाते हैं, आप तो बोल रही थी ये नहीं आने वाले, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। और वह थोड़े घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम हमें इसका एक्सप्लेन दे सकती हो जो तुम हम हमें बता रही थी। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम कैसे बाहर आ सकते हो, क्या तुम्हें खुद ब्यूरो के हेड ने अरेस्ट नहीं किया था। तभी हम देखते हैं ली बाहर, यह सब अपने कमरे में देख रहा था और जैन को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और जैसा ली कहता है वैसा ही जैन बोलता है और वह कहता है, तुम घबरा क्यों रही हो। जिस पर बिन कहाती है, मैं बस थोड़ी क्यूरोस हूँ, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम गिल्टी पर्सन हो और तुम जेल से कैसे बाहर आ सकते हो, और मिस्टर डू तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। जिस पर जैन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ। तभी कार में बैठा ली बोलता है, चलो चिंता मत करो, पहले हम उन अकाउंट वाले को देखते हैं। जिस पर जैन अकाउंटेंट को बोलता है, तुमने 2% के लिए मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ समय से मुझे परेशानी थी, क्योंकि जो मैं तुम्हें पे करता था वह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थे, और जो मैंने तुम्हें पोजीशन दी थी वह भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी, क्या ये सही है। जिस पर वह कहता है, जी सर। और वह बोलता है, क्या यहाँ पर बैठे किसी के पास तुमसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है या कोई तुमसे ज़्यादा पोजीशन में बड़े हैं। अगर मैं सबको मेरिट के हिसाब से पे करता तो तुमको तो कंपनी के 2% शेयर नहीं मिलनी चाहिए, और तुम यहाँ पर इसलिए बैठे हो क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारी फैमिली के बहुत बार बुरे समय में मदद कर चुका हूँ, वरना तुम यहाँ बैठता डिजर्व भी नहीं करते। चलो मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ दोबारा से अपनी वोट सही से चुनने का। जिस पर वह अकाउंटेंट अपनी वोट जैन को दे देता है और तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वह उन्हें देखकर पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन वह गुस्से में होते हैं और आकर उसको एक चांटा मारते हैं और कहते हैं, बेवकूफ़ तुम ये क्या करने जा रहे थे, क्या तुम्हें पता भी है मिस्टर जैन ने हमारी कितनी मदद की है और वह कितने दयालु हैं, इतने कि जितना बड़ा एक माउंटेन होता है, और तुमने ये सब बस 2% शेयर के लिए किया और तुम एक एहसान फ्रेमोस हो और मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालना चाहता हूँ। जिस पर वह अकाउंटेंट कहता है, फादर रुक जाइए, मैं अपनी वोट मिस्टर जैन को दे दी है सिवाय मैसेज बिन के। जिस पर उसके फादर बोलते हैं, तुम ये सब डिजर्व भी नहीं करते हो और मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मिस्टर जैन को दे दिए हैं, और वह भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने एक विद्रोही वाला काम किया है, क्या तुम्हें पता है। परोपकारी लोग इनविंसिबल होते हैं और तुम्हारी इस गलती की वजह से हमें अपना घर मिस्टर जैन को 880 बिलियन में देना पड़ा। जिस पर वह अकाउंटेंट उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन वह उसकी नहीं सुनते हैं और अपने आदमियों से उसे ले जाने को बोलते हैं। और इसके बाद जैन उसे ओल्ड लेडी से कहता है, आप अपने पोते के बारे में चिंता थी तो आपको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पोते को बचा लिया है। तभी हम बाहर गाड़ी में बैठे ली को देखते हैं जो ऑन ऑर्डर देता है।
तभी वहां पर कुछ गार्ड आते हैं और उनके पोते को बच्चा लेते हैं और उनको एक वीडियो सेंड करवाते हैं, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत खुश हो जाती है। जैन से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहती है, मैंने इसकी वजह से अपना वोट बदला। जिस पर जैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं यह है पहले से जानता था, और वह अपना वोट जैन को दे देती है। तभी जैन का मैनेजर बोलता है, अब वोट बराबर हो गई है, अगर एक वोट भी ज़्यादा हुई तो मिस्टर जैन अध्यक्ष बन जाएंगे। तभी बिन कहती है, तो क्या हुआ? जिस पर जैन एक क्लिप चलवाता है जिसमें हम बिन और किसी ग्रुप के सिर को देखते हैं, जहां वे नो को किसी स्नाइपर से अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बिन उसे आदमी को कंपनी के कुछ शेयर्स भी ऑफर कर रही थी और कुछ गैर कानूनी काम उसके साथ कर रही थी, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और उसे वीडियो को बंद करवाने जाती है। लेकिन तब तक वहां बैठे सभी लोग वह वीडियो देख लेते हैं और उससे इन सब का एक्सप्लेन पूछते हैं। तभी वह गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेती है और जैन की तरफ बोलता है, जल्दी से इन डॉक्यूमेंट पर साइन करो। जिस पर जैन साइन करने से मना कर देता है, लेकिन कर में बैठा ली उसे पर चिल्लाता है, जैसा वह बोल रही है वैसा करो, तुम साइन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर पैसा चला जाता है तो उसे वापस कमा लेते हैं, लेकिन अगर आदमी चला गया तो वह वापस नहीं आ सकता। लेकिन जैन फिर भी मन करता है और कहता है, यह सब तुम्हारी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। जब वह ऐसा नहीं करता है तो बिन नो के बाल दिखाकर कहती है, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो वह लड़की मार दी जाएगी। फिर जैन उससे पूछता है, वह कहाँ है? लेकिन बिन रहती है, तुम पहले सिग्नेचर करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर वह साइन कर देता है और उससे पूछता है, वह कहाँ है? जिस पर बिन कहती है, वह अपनी यूनिवर्सिटी की छत पर है और उसके साथ एक बम फिट कर दिया गया है। अब देखते हैं वह बम पहले फटता है या तुम पहले पहुंचने हो, यह सब तुम्हारी स्पीड पर डिपेंड करेगा। और उधर से ली भी अपनी कार में निकल पड़ता है। फिर बिन उसे कॉन्ट्रैक्ट फाइल को खोलकर देखी है, जिसमें लिखा होता है स्पाइसी फ्राइड चिकन, जिसे देखकर वह बोलती है, जल्दी से जो और उसे पकड़ो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहां पर कुछ गुंडों से लड़ता हुआ नो को बचा लेता है और वहां पर जैन भी आ जाता है और वह बम को खोलकर दूर फेंक देता है। जिस पर ली कहता है, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, और बोलता है, जब हमारी सोल एक्सचेंज हो जाएगी तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। जिस पर जैन कहता है, थैंक्स डैड, और वह सब हंसने लग जाते हैं। फिर हम बिन को देखते हैं जहां पर वह भागने की कोशिश करती है। फिर जैन का मैनेजर जाकर उसको रोक लेता है। फिर वह बाहर निकालकर उसे धमकी देने लगती है और एक हाई गवर्नमेंट का कार्ड दिखाकर उन्हें डरती है, जिसे देखकर वह मैनेजर शो हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस का अधिकारी आता है और वह कहता है, इस बिन ने ये कार्ड धोखे से लिया है, और उसके सारे क्राइम्स उसके सामने बताता है और उसको अरेस्ट करने आता है। लेकिन वह कर से भागने लगती है। तभी सामने से जिनली और नोनो आ जाती है और वह उनको करने के लिए कार चलती है। तभी वह उनसे टकरा जाते हैं और उनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। इसके बाद हम एक मीटिंग देखते हैं जहां पर डिसाइड किया जा रहा था कि अब इन सब का लीडर कौन बनेगा। पर यहाँ पर वह आदमी लीडर को धोखा देता है और उसी को शूट करता है, पर हमारा हीरो उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद उन दोनों को वहां से ले जाया जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।